हेलो दोस्तों, सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पढ़ना शुरू किया था और उस क्रम में हम लोगों ने तुगलक वंश को समाप्त कर दिया। इस वीडियो में हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश ने कुल 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक कुल मिला के 37 साल तक शासन किया। और यदि कार्यकाल के रूप में देखें तो दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला यह वंश था। अगर सबसे कम समय तक शासन करने वाले वंश की बात करें तो वह खिलजी वंश था, और सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले वंश की बात करें तो वह तुगलक वंश था। तुगलक वंश में हमने पढ़ा था कि तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। वह आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने लाहौर और मुल्तान का अपना गवर्नर खिज्र खां को नियुक्त किया था, जिससे कि खिज्र खां की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। फिर उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस दौरान नासिरुद्दीन महमूद शाह ने दिल्ली की पूरी शक्ति दौलत खां लोदी को दी थी। खिज्र खां दिल्ली पर युद्ध करता है और दौलत खां लोदी को हरा देता है, और फिर जिस वंश की स्थापना करता है वह सैयद वंश के नाम से जाना गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अगर सैयद वंश के संस्थापक की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसका संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां ने कुल 1414 ईस्वी से लेके 1421 ईस्वी तक शासन किया। साथ ही साथ उस दौरान वह तैमूर लंग द्वारा लाहौर और मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया था। यह भी हम लोगों ने जाना। जब खिज्र खां सुल्तान बना तो इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। साथ ही साथ इसने अपने आप को मोहम्मद साहब का वंशज बताया। यह वही मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। यह तैमूर लंग के लड़के शाहरुख को भी नियमित रूप से कर भेजा करता था। ये दोनों कार्य करने का कारण यह था कि यह दिखावा करता था कि मैं अभी भी तैमूर लंग के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन कर रहा हूँ। कहा जा सकता है कि वह इससे शायद तैमूर लंग के बेटे के आक्रमण को रोकना चाहता हो। यहाँ तक कि इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए, बल्कि तैमूर के और शाहरुख के नाम के सिक्के चलवाए। और इन सबके पीछे कारण था कि शायद वह ऐसा सोच रहा हो कि इससे तैमूर लंग के बेटे शाहरुख का आक्रमण न हो। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो जाती है। खिज्र खां व्यक्तिगत रूप से एक उदार और नेक शासक था। जब खिज्र खां की मृत्यु हुई तो राज्य के सभी युवा, साथ ही साथ दास और सभी वृद्धों ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया। इससे यह पता चलता है कि खिज्र खां की अपने जनता में लोकप्रियता कितनी ज्यादा थी। खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका बेटा मुबारक शाह शासक बना, जिसने 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक शासन किया। और इसने खिज्र खां की तरह रैयत-ए-आला की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि सुल्तान की उपाधि धारण करके शासक बना। साथ ही साथ इसने शाह की उपाधि भी धारण की, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र शासक। यह उपाधि धारण करने का एक उसका यह भी उद्देश्य था कि वह तैमूर लंग का गुलाम नहीं है, साथ ही साथ वह स्वतंत्र शासक है। दिल्ली का शासक बनने के बाद खिज्र खां के विपरीत इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और साथ ही साथ अपने नाम के सिक्के भी चलाए। इतना ही नहीं, इसने जो खिज्र खां द्वारा तैमूर के वंशजों तथा तुगलक शासकों द्वारा सिक्कों पर अपना नाम लिखवाए गए थे, उनको भी इसने मिटवा दिया या फिर हटवा दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि खुतबा पढ़वाने का मतलब क्या होता है, क्योंकि यह वाक्य बार बार आप लोगों के सामने आएगा और अभी तक आया भी है। तो अगर खुतबे की बात की जाए तो खुतबा का मतलब होता है शुक्रवार की दोपहर की नमाज के समय मस्जिद में इमाम द्वारा दिया गया उपदेश। और जब शासक का नाम इस उपदेश में सम्मिलित हो जाता था तो उस शासक के लिए यह बहुत बड़ी बात होती थी। जिस प्रकार अल्लाह और अन्य महान व्यक्तियों का नाम खुतबे में रखा जाता है, तो शासक का नाम खुतबे में आने से यह प्रभुत्व का परिचायक माना जाता था। बात करें मुबारक शाह की, तो मुबारक शाह ने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था मुबारकाबाद, और इस नगर की स्थापना उसने यमुना नदी के तट पर की थी। अपने नाम के खुतबे पढ़वाए, साथ ही साथ अपने नाम के सिक्के चलवाए
और उसके साथ ही सुल्तान की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद इसने शाहरुख को कर देना भी बंद कर दिया। मुबारक शाह ने याहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपना संरक्षण दिया था, जिसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही, जिससे हमें सैयद वंश के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। हमने देखा कि मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का मुबारक शाह प्रथम स्वतंत्र शासक था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो वह था मुबारक शाह। मुबारक शाह ने अपना वजीर सरवर उल मुल्क को बनाया, किंतु जब मुबारक शाह ने राजस्व का पूरा अधिकार खुद ले लिया तो इस वजीर ने इनकी हत्या का षड्यंत्र किया और 1434 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी। वजीर उस समय का महत्वपूर्ण पद माना जाता था, जिसके हाथ में सारे राजस्व का नियंत्रण रहता था। तो यह पद उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण पद था। और जब राजस्व का अधिकार मुबारक शाह ने सरवर और मुल्क से ले लिया तो इसने षड्यंत्र के द्वारा इसकी हत्या करवा दी। सरवर उल मुल्क के द्वारा 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या के बाद मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह का एक अन्य नाम फरीद भी मिलता है। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था और इसकी अयोग्यता के कारण ही शुरुआत के 6 महीने सरवर उल मुल्क के हाथों में वास्तविक सत्ता थी, जिस कारण से सरवर उल मुल्क ने अपने समर्थकों और अपने रिश्तेदारों तथा जान पहचान वालों की नियुक्तियां ऊंचे पदों पर की और साथ ही साथ सुल्तान मोहम्मद शाह को खुश करने के लिए खाने जहां की उपाधि भी दी। तो ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि मोहम्मद शाह को खाने जहां की उपाधि किसने दी थी, तो किसने दी थी? सरवर उल मुल्क ने। बाद में जब मोहम्मद शाह को ये लगा कि धीरे धीरे सरवर उल मुल्क की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, तो इसने अपने सेनापति कमाल उल मुल्क के सहयोग से वजीर सरवर उल मुल्क की हत्या करवा दी, क्योंकि मोहम्मद शाह को ऐसा प्रतीत होने लगा कि सरवर उल मुल्क की शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और यह इसके लिए घातक हो सकता है। इस कारण से उसने अपने सेनापति कमाल उल मुल्क की सहायता से सरवर उल मुल्क की हत्या करा दी। उसी दौरान मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय के मुल्तान के तत्कालीन राज्यपाल बहलोल लोदी ने इस आक्रमण को रोक दिया, जिसके कारण मोहम्मद शाह बहलोल लोदी की प्रतिभा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और इस कारण से मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना वजीर भी बना दिया। मोहम्मद शाह बहलोल लोदी की प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि इसने बहलोल लोदी को खाना की उपाधि भी दी तथा यही नहीं, बहलोल लोदी को उसने अपना पुत्र कहकर भी पुकारा। और मोहम्मद शाह के समय की सबसे बड़ी घटना यही थी कि बहलोल लोदी का उत्थान हुआ और इसकी ताकत में इजाफा हुआ। इसी दौरान मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में हो जाती है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन आलम शाह नया शासक बनता है, जिसने कि 1445 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह की तरह ही यह भी एक अयोग्य शासक था। यह बहुत ही आराम पसंद और विलासी व्यक्ति था। यह इतना अयोग्य और कमजोर था कि जब इसकी अनबन अपने वजीर हमीद खां से हो गई तो यह दिल्ली छोड़कर बदायूं भाग गया और वहां पे जाके शरण ली। और जब अलाउद्दीन आलम शाह अपने वजीर हमीद खां से अनबन होगा दिल्ली छोड़कर बदायूं में शरण ली, तब उसी समय हमीद खान ने बहलोल लोदी, जिसको कि उसने अपना पुत्र कह के पुकारा था, उसको दिल्ली आमंत्रित किया। कुछ दिन बाद उचित परिस्थिति देख के बहलोल लोदी ने हमीद खान की हत्या कर दी और दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर अंतिम वंश जो शासन करेगा वह होगा लोदी वंश, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। तो मेरी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही साथ यदि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगले वीडियो में हम लोग लोदी वंश के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक ही वीडियो में लोदी वंश को समाप्त किया जाए, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।